आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारी श्वास प्रणाली। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि श्वास प्रणाली है क्या? श्वास प्रणाली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, आयुर्वेद में इसको कहते हैं प्राणवाह स्रोत। तो प्राणों से रिलेटेड जो नाक से लेकर के लंग्स तक जितने भी अवयव हैं, जैसे कि हमारा नोज़ है उसको नेजल पैसेज है, फिर उसके बाद हमारा गला आ जाता है जहाँ पे वो ट्रैकिया का स्टार्ट होता है, फिर देन ब्रोंकाई, वो ये ब्रोंकियल ट्री, देन एल्वुलाइज, ये जो लंग्स का पार्ट है, और फिर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जो, ये सारा जो है सब चीज़ें इंक्लूड करके हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी, तो डॉक्टर साहब इससे रिलेटेड कोई रोग हमें कॉमनली इफेक्टिव करते हैं वो कौन से हैं? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो रोग हैं, कॉमन कोल्ड जिसे जुकाम कहते हैं, जुकाम रेशा से लेकर के ब्रोंकियल एस्थमा, लंग्स के जो डिजीज़ हैं या गले के रोग हैं, टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, ठीक है। फिर हमारी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, रेनाइटिस जिसे कहते हैं, रेनाइटिस है ना। इसी तरह से ये जो फेरेंजाइटिस हो जाता है ना, ये रोग जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। देन लंग्स से रिलेटेड ब्रोंकियल एस्थमा है, ब्रोंकियल एस्थमा के साथ साथ ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिक्टिसिस है, एम्फाइसीमा है, सार्कोडोसिस की प्रॉब्लम होती है, प्लूरल रिफ्यूजल, इवन ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेज। सार्कोडोसिस लंग्स की जो होती है, सार्कोडोसिस वो भी एक इसी का पार्ट गिना जाता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बड़ी कॉमन होती जा रही है, लंग कैंसर तक के प्रॉब्लम जो है सभी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। तो जो हमारे आज कॉमन जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो आजकल ब्रोंकियल एस्थमा की बहुत ज़्यादा मिलती है, तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो उससे पहले सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉमन कोल्ड क्या है, इसके क्या कारण है? देखो, कॉमन कोल्ड को हम आम भाषा में जुकाम कह देते हैं, नज़ला कह देते हैं, है ना, रेशा वगैरह नाक में बहना, नाक से मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन से। बेसिकली हमारे इसमें ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, एक तो हम कहते हैं रेनाइटिस, है ना। रेनाइटिस क्या होता है कि नोज़ की जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन से एक मतलब सिक्रीशन सी निकलती रहती है, जैसे नाक से बहता रहता है नाक, और उससे भारी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है हमारे। तो जो नाक में इसको स्टफी नोज़ कहते हैं ना, जैसे तो नाक बंद हो जाएगा, है ना, छींकें आएंगी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन कोल्ड में बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसी को आयुर्वेद की भाषा में इसको कहते हैं प्रतिक्षय, जो प्रतिक्षेण क्षयती थी, प्रतिक्षय जो नाक से एक शराब सा निकलता रहे हर समय, है ना, प्रतिक्षय, छींकें आएँ और नज़ला नाक से बहता रहे, तो उसको हम जो है वो कह देते हैं प्रतिक्षय या कॉमन कोल्ड। तो जो बेसिकली कॉमन कोल्ड के अंतर्गत ही हमारी प्रॉब्लम जिसे साइनोसाइटिस कह देते हैं, जबकि क्रोनिक है ना, तो जो नाक के आसपास जो साइनसिस पड़ी हैं, पैरानेजल साइनस होती हैं, जैसे फ्रंटल साइनस है, देन मैक्सिलरी साइनस है, देन इथमॉइड साइनस है, स्फीनॉइड साइनस, ये जो साइनसिस हैं इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जब कभी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम साइनोसाइटिस नाम देते हैं। बेसिकली रेनाइटिस एंड साइनोसाइटिस दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमन कोल्ड में अक्सर मतलब उसमें देखी जाती है। कई बार ये कॉमन कोल्ड जो है उसका आम लक्षण से होता है, इसमें फ्लू की वजह से वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, कई बार किसी वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, या कई बार कोई फंगस इन्फेक्शन हो जाती है ना। सब एलर्जेंस होते हैं, इरिटेंट्स होते हैं, जैसे कोई इरिटेंट्स जो है नाक को जब टच करते हैं तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इरिटेट हो जाती है ना, तो भी फिर वो कॉमन कोल्ड के जो धुएं से एलर्जी टाइप का सिम्टम्स इस कॉमन कोल्ड में आ जाते हैं। तो इसके क्या कोई घरेलू उपचार भी हैं? हाँ, जैसे कॉमन कोल्ड के लिए तो हम ये समझते हैं कि जो एंटी एलर्जी, क्योंकि बेसिक एलर्जीज होते हैं, तो जैसे हल्दी एक बहुत बड़ी एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामिन ड्रग है, तो मैं समझता हूँ कि जब जुकाम हो जाता है तो सिंपल हल्दी को लेकर के उधर से गाय का घी थोड़ा गर्म करके 1 चम्मच उसमें उसको हल्दी को मिला करके थोड़ी सी उसमें खंड डाल दी जाए और एक अवले सा बन जाता है, चटनी बन जाती है, उसका सेवन किया जाए तो कॉमन कोल्ड से हम बच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से तुलसी के पत्ते की चाय, तुलसी के पत्ते या अदरक का रस जो है, जिंजर जो प्लांट होता है अदरक जिसे बोलते हैं, उसका 1 चम्मच जो है रस निकाल के शहद में मिला के, या उसको एज इट इज़ ही रस को जो है आधा चम्मच करके 2-3 बार दिया जा सकता है, उससे भी कॉमन कोल्ड से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक सोर थ्रोट की प्रॉब्लम भी है, ये भी काफ़ी कॉमन है, इसके बारे में जानना चाहिए। सोर थ्रोट एक्चुअली बेसिकली ये फेरेंजाइटिस बोलते हैं हम इसको, क्योंकि सोर जो गला होता है ना, ये मतलब जैसे नेजल साइनस के बाद जो हमारा फेरिंक्स आ जाता है, तो फेरिंक्स जो गले का जो मतलब बड़ा पार्ट है उसकी इन्फ्लेमेशन को हम सोर थ्रोट कहते हैं। इसमें कई बार थूक निकालना या सलाइवा लेके अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता है, वो भी इन्फ्लेमेशन है। बेसिकली एक वो बिगड़ी उसी एलर्जेंस जो नेजल साइनस से एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ पे आकर के जो है उसका इन्फेक्शन कोई ऐसी जो जब फेरिंक्स को टच कर जाती है तो वहाँ पे जो है वो सोर थ्रोट का सिम्टम देखा जाता है। कई बार ये फ्लू में भी होता है, जैसे फ्लू हो गया,
है ना, उसमें भी सोट थ्रोट का साइन, तो नाक से पानी बहना और छींके आना और सिर भारी होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो सोट थ्रोट में भी हम यही कहते हैं कि गार्गल्स कर दिया जाए, सिंपल नमक का जैसे पानी आधा चम्मच जो है जो नमक होता है सिंपल कॉमन साल्ट, उसको 1 कप पानी में उसको गर्म कर लें और उसके साथ गार्गल्स कर दिया जाए, है ना। या फिर वही अदरक का रस जो है वो मिला करके या तुलसी के पत्ते डाल के चाय में उसमें थोड़ा सा लौंग डाल दिया जाए या दालचीनी डाल दी जाए और साथ में अदरक का डाल दिया जाए, और हल्दी का भी सेवन इसमें बड़ा यूज़फुल होता है। तो नेचुरल जो घरेलू उपचार तो यही हैं। बाकी हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे खदरादी बट्टी है, व्योषादी बट्टी है ना, उनका चूसने के लिए देते हैं हम। सौंठ, काली मिर्च और पिपली का एक चूर्ण बनाया जाता है मिला करके। पिपली सेल्फ बहुत अच्छा काम करती है, पिपली मग होती हैं, उसका चूर्ण बनाया जाता है, वो भी हम शहद के साथ उसको देते हैं, तो उससे जो है वो इवन ब्लैक टीपर जो होती है ना, उसको भी अगर हम मुलट्ठी, ब्लैक टीपर और थोड़ा सा मिश्री मिला लिया जाए और उसको थोड़ा थोड़ा करके चूसते रहें लगातार, मुलट्ठी का ले जाए थोड़ा टुकड़ा और 1-2 काली मिर्च और साथ में जो है वो, तो उसमें भी सोट थ्रोट में बड़ा फ़ायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में देखा जाता है कि एडोनॉइड और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती जा रही है। ये आपने बड़ा सुंदर सवाल किया। छोटे बच्चों में बड़ा मैंने देखा है कि आज छोटे छोटे बच्चे जो है उनके जो एक एडिनॉइड्स और एक टॉन्सिल्स है ना, ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती जा रही हैं। और एक छोटा बच्चा हमने देखा कि बच्चा बड़ा सांस लेने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है उसको, जैसे लेट्स से हम एडिनॉइड्स को लेते हैं। बेसिकली ये दोनों जो है ना, ये अपना ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हमारा, जो लिम्फाइड टिश्यू, उसका ये पार्ट है, हमारा इम्यून सिस्टम के पार्ट है, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये उसके दोनों ही भगवान ने की तरफ से गार्ड्स दे रखे हैं। जैसे बॉडी गार्ड होते, जैसे घर के आगे 2 कुत्ते बिठा दी जाए तो वो उसकी रक्षा करते हैं कि घर में कोई चोर घुसे ना। इसी तरह से हमारे नेजल साइनस के पास जो है ना, मतलब उसकी बैक की साइड पे नाक की उसमें, तो वहाँ पे एडिनॉइड्स होते हैं, 2 तरह के छोटे छोटे मतलब ग्लैंड्स होते हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे वो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाता है बच्चा तो उसका साइज भी बढ़ता है, 3 साल तक तो बढ़ता है, फिर उसके बाद अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जो हमारी बाय द कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंटर कर रहा है नाक के रास्ते से, तो वो एडिनॉइड्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और उसको जो है उसको इनगल्फ कर देते हैं फैगोसाइटिक एक्शन से, या उसको अपना इम्यून सिस्टम से वो उसका क्या है उसको उनको एंटर नहीं करने देते, उन जर्म्स को मार देते हैं मतलब। तो अगर हम इसको, ये बेसिकली खुद इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं तो नेचुरली खुद इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो बेसिकली ये रक्षा करने की मैकेनिज्म है। इसी तरह से हमारे जो टॉन्सिल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जब गले में बैठे हुए हैं 2 हम कहेंगे कि पालतू कुत्ते हमारे यहाँ पे गले के लिए, तो लंग्स में वो इन्फेक्शन आ जाए, ठीक है, उसके लिए फाइट करते हैं और कई बार ये खुद इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। मगर जब ये हम बहुत, एक बच्चा कॉमन कोल्ड्स लगातार है और खट्टा मीठा परहेज़ नहीं कर रहा और लगातार वो खाए जा रहा है, तो उसको जो है वो ज़्यादा ही जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तब तो कंडीशन बहुत डिफरेंट हो जाती है, तब तो कई बार सर्जिकल कंडीशन भी फेस करनी पड़ती है। परंतु कोशिश यही रहती है कि ये टॉन्सिल्स और जो एडिनॉइड्स हैं, क्योंकि ये हमारे रक्षा के हैं दोनों, तो इसको जो है बचाया जाए। तो आयुर्वेद में तो बहुत सारे ऐसे मतलब चिकित्सा के ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो मतलब हमारे औषधियाँ हैं ऐसी, जिससे हम टॉन्सिल्स की मतलब, क्योंकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमारी बॉडी का जो नेचुरल क्रिएटिव फोर्स है, इम्यून सिस्टम को हम, रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम इन्हांस कर देते हैं। तो ऐसी आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हैं, और उसको अगर हम एडिनॉइड्स के केसेस में या टॉन्सिल्स के केसेस में अगर उनको दे दिया जाए, है ना, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी बच्चे के एडिनॉइड्स को कटवाना पड़ेगा या किसी के जो है टॉन्सिल्स को कटवाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आयुर्वेद की बड़ी सिंपल सी औषधियों के साथ उसका इम्यून सिस्टम, जैसे हमारे स्वर्णसंत मालती रस जैसी औषधियाँ दे देते हैं, या ब्रकपसम है या स्वर्णमाक्षी, कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनका हम प्रयोग करवाते हैं, तो हम टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से जो है बच सकते हैं। और ये दोनों ही जो है बॉडी की मतलब मैकेनिज्म, जो है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और इसको जो है वो मतलब मैं समझता हूँ, हाँ कई बार कंडीशन बहुत ज़्यादा अगर से हो जाए, जो मतलब इसका जो जैसे, क्योंकि इसका जो इफेक्ट जो है एडिनॉइड्स का इफेक्ट जो है, कई बार बच्चा स्नोरिंग करता है, उसको सांस में बड़ी डिफिकल्टी आती है, या उसका जो, क्योंकि जो हमारी स्टिचियल ट्यूब होती है जो कान से ड्रेनेज करती है, वहाँ भी एडिनॉइड्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो कान में भी लगातार कई बार बहुत मतलब ऐसी सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो कई बार ऑपरेशन भी रिकमेंड किया जाता है। परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम इसको आयुर्वेदिक की मेडिसिन से एडिनॉइड्स को हम ठीक कर सकते होते हैं, कंट्रोल अक्सर कर लेते हैं, और टॉन्सिल्स की भी समस्या जो है वो भी हम इसी आयुर्वेदिक की औषधियों से
उसको उसमें जो मेन हम उसके यहाँ देते हैं वो मैंने बताया कि जैसे स्वर्ण संत मालती रस है, या हमारे जो कुछ काढ़े होते हैं जो चेस्ट के लिए है ना, उनका प्रयोग करते हैं। कंटकारी अवले है या वासा अवले है, कुका की टेबलेट्स हमारी बड़ी कॉमन होती हैं गले के लिए, उससे से हम कई मेडिसिन हैं जो हम देते हैं, तो इससे जो आयुर्वेद में यूज़ किया जाती है। तो इसके लिए ऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही ऑपरेशन ज़रूरी है कि टॉन्सिल्स हो गए हैं तो हमें ऑपरेशन ही कराना है। आमतौर पर लोगों में यही विचारधारा है कि हाँ नहीं, वो तो देखो जब बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तब कभी क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिनोइड्स का ऑपरेशन करवा लेते हैं तो फिर कई बार बच्चा नाक से ही बोलने लग जाता है, उसकी आवाज़ जो है नेज़ल नाक से ऐसे लगता है जैसे बच्चा नाक से बोल रहा है, क्योंकि वो जो एडिनोइड्स हैं ना वो बिल्कुल उसके पैलेट के ऊपर ही पड़े हुए हैं, तो वो जो है वो आवाज़ ऐसे लगता है जब बच्चा बोलता है तो नाक से बोल रहा है। तो उस चीज़ को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो आजकल जो है अच्छे चिकित्सक इवन मॉडर्न में भी वो भी पहले समझते हैं कि किसी मेडिसिन से ही कंट्रोल हो जाएं, कि उसको ऑपरेशन का ना ही करवाना पड़े। जी डॉक्टर साहब, एक बच्चों में कानों की प्रॉब्लम भी कॉमन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बच्चों में कानों की प्रॉब्लम, कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चा जब मदर के गोदी में लेकर के दूध पी रहा होता है तो मिल्क जो है ना वो गले के रास्ते से हमारी ट्यूब होती है, यूस्टिचियन ट्यूब, क्योंकि नेजोफेरिंक्स में आके खुलती है, उसका एक कनेक्शन जो है वो दूसरा मिडल ईयर के साथ होता है। बेसिकली ये ट्यूब जो है मिडल ईयर की जो मतलब ड्रेनेज करती है हमारे गले में, मतलब इसका सीधा संबंध जो है गले से नाक कानों के साथ होता है। तो कई बार वो मिल्क या कोई कुछ इन्फेक्शियस जो मटेरियल है वो वहाँ से वो कान में चले जाता है, तो वो बच्चे में प्रॉब्लम जो है वो कान की हो जाती है। जो गलत तरीके से अगर कई बार दूध जो है गले से नाक में चले जाए तो ऐसा अक्सर देखा है, यूस्टिचियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है उसके साथ साथ। तो ऐसे सिम्टम्स भी कई बार मिलते हैं जिसके बच्चा जो है कान की दर्द से पीड़ित होता है, तो उसका चिकित्सा जो है वो हम जैसे सारी वादी वट्टी वगैरह ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, वो हम उसको देते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। डॉक्टर, हमने बात की टॉन्सिल्स की, कॉमन कोल्ड की, अब हम अस्थमा यानी कि दमे के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, ये जो हमने पहले जो डिजीज़ थी इसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो से रिलेटेड जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, ये अस्थमा क्योंकि लंग्स से रिलेटेड है। बेसिकली अस्थमा क्या होता है कि ये एक लंग्स का एक प्रोक्सिमल अटैक होता है जिसका स्पाज्म हो जाता है, जो लंग्स में जो हमारे ब्रोंकियल ट्री है ना उसके जो मसल्स को एकदम से एलर्जिक टाइप का, जैसे छपाकी नहीं हो जाती कई बार, तो इसी जैसे फेफड़ों की एक तरह की छपाकी हो जाती है ना। कई बार आपने देखा कि अर्टिकेरिया ज़्यादा हो तो चेस्ट ब्रोंकियल अस्थमा अपने आप शांत हो जाता है। कई बार जो है ब्रोंकियल अस्थमा का दौरा बढ़ जाता है, तो जब कम हो जाता है ब्रोंकियल अस्थमा तो अर्टिकेरिया ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे बॉडी में बाहर अर्टिकेरिया की छपाकी टाइप हो जाती है, ऐसे लंग्स की एक एलर्जी की वजह से ये होता है, तो उसका नाम जो है ब्रोंकियल अस्थमा या जिसको तमक श्वास कहते हैं आयुर्वेद में। और ये एक ऐसा रोग है जो आज बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों को ले लें ऋतु के हिसाब से, जैसे बरसात का ऋतु है या वर्षा ऋतु के समय इसकी ज़्यादा होता है, या चेंज ऑफ सीज़न के टाइम पे बादलों का मौसम हो, कईयों को धुएं की एलर्जी होती है, सुगंधित पदार्थों की एलर्जी होती है, कईयों को धूल की एलर्जी होती है, जैसे अप्रैल में जैसे कणक वगैरह काटी जाती है तो उसमें जो है डस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो उस डस्ट में भी इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उधर से सेप्टेम्बर के मंथ में वो भी चेंज ऑफ सीज़न होता है, सर्दियों से गर्मियों से एंटर करते हैं हम सर्दियों में, जब हम सर्दियों से गर्मियों में एंटर करते हैं तो भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पर्टिकुलरली बादलों के मौसम में ना इसके जो है वो एपिसोड्स जो है वो ज़्यादा अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है बेसिकली एलर्जी की वजह से हम मानते हैं, परंतु मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका जो संबंध है, जब इसकी संप्राप्ति या पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं वो ये क्यों होता है, तो उन्होंने इसका ज़्यादा संबंध जो है वो पेट से जोड़ा है। क्योंकि जब हमारा पेट, क्योंकि ये तो एक इसके जो है ना दूर के कारण जो हैं, वो जो कारण मेन कारण जो है वो पेट में जब इम्बैलेंस हो जाता है वात और कफ का, है ना, उसकी वजह से ये होता है इसका जन्म। परंतु ये एलर्जेंस जो है वो उसके ऊपर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का काम करते हैं, जो सन्निकृष्ट कारण मतलब तुरंत कारण जो बन जाते हैं। तो हम सन्निकृष्ट कारणों को भी ध्यान में रखते हैं कि जो तुरंत कारण क्या है, ये जो एलर्जेंस है, एलर्जी तुरंत कारण है। एलर्जी बेसिकली अल्लाह की मर्जी नहीं होती है, आयुर्वेद में तो इसको लैक ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो लैक ऑफ एनर्जी की वजह से हमारे एलर्जेंस जो है अफेक्ट करते हैं। तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम ठीक है, वात पित्त कफ दोषों का बैलेंस ठीक है, तो हम ब्रोंकियल अस्थमा से जो है वो वैसे इसका जो आयुर्वेद की दृष्टिकोण से जो कारण है वो बेसिकली है इसका मेन कारण कि हमारा जो भोजन है ना, जो भोजन गृष्ट भोजन करते हैं, भारी भोजन जैसे उड़द की दाल ले ली, या दही का ज़्यादा किया, अपना मट्ठा जो अपनी भिंडी वगैरह होती है या अरबी होती है, देर से पचने वाले और जो सलान पैदा करने वाले जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, खुश्क पदार्थ होते हैं कई, है ना, ड्राई लेते हैं हम फ्रूट, उसके साथ साथ फिर जो है कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, जंक फूड, स्टेल फूड, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली पेट में जो गैस पैदा करते हैं और पेट में जो कच्चा रस जो है आम रस पैदा हो जाता है, वो जाकर के लंग्स में जाकर के जो है उसका जो चैनल है हमारी, है ना, कफ रस उसके स्रोतों को अवरोध कर देती हैं।
कि जो उसका नेचुरल मार्ग है वायु का वो कफ की वजह से रुक जाता है, म्यूकस वहाँ आ जाती है, तो इसमें जो है अटैक ऑफ दी अस्थमा, वात और कफ से रिलेटेड डिजीज़ है, वात और कफ दोष इसमें मेन प्रधान होते हैं। तो इसमें आयुर्वेद में चिकित्सा क्या है इसकी? देखो आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा तो मतलब इसकी जो हम प्रॉपरली इसको जो अंडरस्टैंड कर देते हैं, जैसे पेशेंट को अटैक होता है तो हम उसकी सिम्टम्स को अच्छी तरह से समझेंगे ना, तो फिर उसकी प्रॉपर चिकित्सा कर पाएंगे। तो जो उसके सिम्टम्स हैं ना, जब ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक होता है तो उसमें क्या होता है, प्रोक्सिज्मल उसमें जैसे पेशेंट को जब सोता है ना तो उस टाइम पे उसको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जब वो बैठ जाता है तो उसको आराम मिलता है। ते आस्ते लपते सुखम, ऐसा एक सिम्टम लिखा हुआ है, ते मैंने वह, आस्ते मैंने बैठते हैं जब, तो लपते मैंने प्राप्त करते हैं सुख को। तो उनको जो है, जो पेशेंट जब खांसी उसको जब हो रही है तो जब वो बैठ जाता है तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, गले से उसकी सांसें की आवाज़ आती है और वो ऐसा लगता है जैसे छाती में उसकी कुछ भारीपन है, वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है उसको। तो ऐसे जो पेशेंट हमारे ब्रोंकियल अस्थमा के आते हैं उनकी जो चिकित्सा हमें करनी होती है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसके दोष जो है वात और कफ है, तो वात और कफ को शांत करने के लिए हमारे 10 द्रव्यों का प्रयोग है, उसको दशमूल कहते हैं। उसमें हमारे द्रव्य होते हैं अरनी, श्योनाक, पाटला, बिल्व और गंभारी। अरनी, श्योनाक, पाटला, बिल्व और गंभारी की जो मूल है उस तो है वृत्त पंचमूल, और इसी तरह से छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, गोखरू, ये 5 द्रव्य होते हैं छोटे अपना लघु पंचमूल के। तो इसको दोनों को मिला के 10 मूल का काढ़ा बनाया जाता है। 10 मूल का काढ़ा जो है वो उसको अगर बार बार स्टेटस एस्थमेटिकस में दिया जाए तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से धतूरे के बीज होते हैं ना, उसका अगर धुआं दे दिया जाए तो भी श्वास में बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके जो पेशेंट होते हैं इसमें हमें कई बार क्या करते हैं इसमें, क्योंकि कब्ज़ मैंने बताया ना इसका रूट कॉज है, तो हल्दी का जो हरित की चूर्ण होता है, अरड़ का चूर्ण, उसको अगर हम रात को सोने के टाइम पे है ना 1 चम्मच तक उसको हरित की चूर्ण दे दिया जाए, थोड़ा पेट का शोधन हो जाए तो भी पेशेंट को लाभ मिलता है। इसी तरह से हमारी एक मेडिसिन हरित की चूर्ण के साथ साथ मैंने बताया कि ये हल्दी अपना अश्वकंच की रस होती है एक दवाई हमारी, अश्वकंच की रस भी थोड़ा सा पेट को साफ करती है, तो उसको अगर हम दे दें, पेट की थोड़ी सफाई हो जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। बाकी जो कॉमन हम ये खदरादी बट्टी का प्रयोग करवाते हैं, कुछ घरेलू भी हो सकते हैं डॉक्टर साहब, हाँ घरेलू नुस्खे जो हम जो देते हैं इसमें तमक श्वास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो अगेन हल्दी आ जाती है, तो बेस्ट एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामिन है। तो हल्दी का जो प्रयोग करें हम इसको शहद के साथ या उसका गुड़ के साथ। इसी तरह से घरेलू हमारे जो काली मिर्च का प्रयोग, या पिपली होती है, मग होती हैं है ना, पिपली का चूर्ण जो है दूध में अगर हम पिपली डाल के, या जो मुनक्का होता है, मुनक्के को भी रात को हम दे दें, अंजीर का प्रयोग करवाते हैं है ना। इन चीज़ों से मतलब अस्थमा में जो शुरू की कंडीशन में बहुत फ़ायदा होता है, परंतु उसकी जो प्रॉपर आयुर्वेद के जो सिद्धांतों के ऊपर चिकित्सा की जाती है, श्वास का चिंतामणि रस है, या श्वास कुठार रस है, या कंठकारी अवले है, वासा अवले है ना, ऐसे जो या हमारी धन्वंतरी गुलिका है ना, दशमूल कटुत्रय कषायम है, वासासव है, देर मतलब मैंने बताया कि इसमें कई द्राक्षासव वगैरह भी, कनकासव, कनक धतूरे को ही बोलते हैं, उसका आसव जो है उसका भी प्रयोग करते हैं हम। तो डॉक्टर साहब क्या इसके कोई परहेज भी हैं जिससे इससे बचा जा सकता है? हाँ मैंने बताया ना, जिसका जो रूट कॉज है, अगर हम किसी के कारण को निवारण करना चाहें तो उसकी जो रूट कॉज है, तो वो मैंने बताया कि इसका संबंध जो है वो पेट से है। तो वही जो ग्रिष्ट भोजन है ना, जैसे दही का ज़्यादा प्रयोग करना, ब्रेड बिस्कुट का प्रयोग करना, चावल का प्रयोग ज़्यादा करना, नींबू है, संतरा, किन्नू, ब्रेड बिस्कुट, इस तरह की चीज़ें जो है, स्टेल फूड बताया कि ये वाली चीज़ें अगर हम इनसे ना खाएं है ना, भिंडी, अरबी, उड़द की दाल, ये भारी जो ग्रिष्ट भोजन है इसको ना खाया जाए। और जो खाने वाली चीज़ें हैं जैसे कि मैंने बताया खजूर है ना, पपीता है, सेब है नारियल का प्रयोग, इन चीज़ों के प्रयोग से, या जो घिया, काली तोरी है, टिंडे हैं, करेला है, इस तरह की चीज़ें अगर हम दें तो वो हम इसके लेने से इसके बच सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम रेगुलर मॉर्निंग वॉक करें, प्राणायाम करें, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम जब लंग्स को एक्सरसाइज देता है, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना कम से कम 5 से 10 मिनट डेली किया जाए, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए, थोड़ा कपालभाति किया जाए, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। साथ में अगर हम प्राणायाम भी करें, वात और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पेट का भी पूरा संबंध ध्यान रखें। और जो है टाइम टू टाइम, जैसे नस्या का प्रयोग आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि गाय का घी जो है या बादाम रोगन नाक में डाला जाए, इसको नस्या कहते हैं। तो इसके रेगुलर करने से हम नाक को जो स्निग्ध रखेंगे तो वो एलर्जेंस जो है एंटर नहीं कर सकते, हमारा रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये बेसिक एंटी मतलब एलर्जेंस की वजह से ही ब्रोंकियल अस्थमा होता है। जो नेजल साइन, जिन लोगों के टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन कर दिया जाता है पहले ही है ना, वो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह के होने के। डॉक्टर साहब क्या खांसी और दमे में कुछ अंतर है? हाँ, खांसी को तो कहते हैं कि रोगों का कहते हैं ना, जैसे झगड़े का घर खांसी और रोग का घर खांसी है ना। खांसी एक्चुअली ब्रोंकाइटिस का नाम है, ब्रोंकियल ट्री जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, उसका कारण कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है। खांसी तो एक सिम्टम हो गया, मे बी फ्राम द राइट फ्राम द इवन ट्यूबरकुलोसिस की जो है निशानी मेन खांसी होती है जो है, या जो इवन लंग कैंसर के पेशेंट, खांसी तो एक बहुत एक बड़ी
बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, तो जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स होती है वहाँ पे। जबकि ब्रोंकियल अस्थमा में एक एलर्जी होती है, इसमें एक स्पाज्म होता है। तो इन दोनों डिजीज़ को मतलब आयुर्वेद में उसको श्वास का नाम दिया है, तमक श्वास, और इसको जो है कास का नाम दिया है। इसमें भी वही वातिक, पैतिक, कफज है ना, 5 सन्निपात, जिस तरह से आयुर्वेद डिस्टिंक्शन का खांसी की 5 प्रकार की खांसी बताई है। कोई शुष्क खांसी होती है, जो सूखी खांसी जिसे बोलते हैं ना, उसे हम ताली शादी चूर्ण वगैरह दिया करते हैं, तो चंद्रामृत रस का प्रयोग करवाते हैं। तो वो तो खांसी का जो इलाज है, मतलब बलगम वगैरह इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स की होती है ड्यू टू सम इन्फेक्शन। जी डॉक्टर साहब, क्या आप किसी और बीमारी के बारे में भी बताना चाहेंगे जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी है? हाँ, नहीं, मैंने बताया ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसमें रिलेटेड डिजीज जैसे एम्फाइसीमा है। जब हम ब्रोंकियल अस्थमा का इलाज कर रहे होते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि एल्वुलाइज में एयर भर जाती है, एयर पैसेज से, उसको हम एम्फाइसीमा की कंडीशन कहते हैं। वो एक एडवांस कंडीशन होती है, इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स जो है ना वो खत्म हो चुकी होती है। तो इसी तरह से एक कंडीशन जो होती है जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस के बाद उसकी कैविटीज़ बन जाती हैं बहुत, है ना, तो उसको ब्रोंकिएक्टेसिस का नाम देते हैं। तो इस तरह एक सार्कोडोसिस की प्रॉब्लम है जो मिमिक करती है बिल्कुल जैसे लंग कैंसर के साथ, है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम भी उसी से, ट्यूबरकुलोसिस, राजक्षमा जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी मतलब इसी के साथ परंतु ये बहुत डिटेल में एक टॉपिक बन जाता है, सेल्फ एक पूरा बिग सब्जेक्ट है ये। तो आज तुम्हारा जो मेन जो एम्फेसाइज है वो तमक श्वास, जिसे हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, उसी का मैं मैसेज थोड़ा देना चाह रहा था कि भाई जो है आज क्योंकि बहुत कॉमन होता जा रहा है, इसको हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।